नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करी थी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं ह्यूमन की मेमोरी की बात करूं, ह्यूमन मेमोरी की अगर मैं बात करती हूं तो हमारी ह्यूमन की मेमोरी क्या है। हमारी ह्यूमन की मेमोरी क्या है, जैसे कि हमारे डेली इवेंट्स हो गए, वेरियस हैपनिंग्स हो गई, जो भी यादें हैं, बातें हैं, जो भी हम अपने डेली में करते हैं वो हमारी मेमोरीज बन जाती हैं। ठीक है। अब हमारे बॉडी में हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कहीं तो हमारी मेमोरी जाकर स्टोर होती होगी ना। हमारी बॉडी में कोई तो ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पर हमारी मेमोरी स्टोर होती है। जी हाँ, वो हमारी लोकेशन है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में जाकर हमारी सारी मेमोरीज, हमारा सारा डेटा हमारा जाकर स्टोर होता है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं कंप्यूटर मशीन की बात करूँ आपसे, तो अब कंप्यूटर मशीन में जितने भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, डेटा प्रोवाइड करते हो उसको, तो उसको भी तो कोई ऐसा मीडियम चाहिए ना जहाँ पर वो अपने डेटा को स्टोर कर सके। तो वही मीडियम हमारा कहलाता है कंप्यूटर की मेमोरी, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी, जिसको आप लोग कह सकते हो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं हमारे कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो यूज़ होते हैं। तो चलिए दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट पहले समझेंगे कि हमारी कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। इट्स रेफर टू द डिवाइस दैट आर यूज टू स्टोर परमानेंट एंड टेम्परेरी बेसिस ऑन योर कंप्यूटर। मतलब कि अपने परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस को में बेसिस से डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइसेस की ज़रूरत होती है वो होती है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, फॉर CPU टू प्रोसेस इनपुट देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा विच इज प्रोवाइडेड इन अ मेमोरी यूनिट। अब देखिए, अब CPU में जब भी आप लोग कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट कराते हैं प्रोसेसिंग होने के लिए, तो जो भी डेटा CPU को प्रोसेस करना है उसको कोई ना कोई लोकेशन तो चाहिए ना जहाँ पर वो डेटा को स्टोर कर सके, चाहिए ना। अब जनरली देखो CPU की अगर मैं बात करूँ, CPU के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ALU और CU। ठीक है, एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट, एंड सेकेंड वन इज CU कंट्रोल यूनिट। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आता है हमारा स्टोरेज मीडियम, जिसमें हमारी होती है मेमोरी यूनिट। अब इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो हमारा मेमोरी यूनिट है CPU का, वो हमें यहाँ पढ़ना है कि ये क्या काम करता है। मेमोरी यूनिट हमारा कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या उसके यूज़ होते हैं, टाइप्स क्या हैं। तो दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर मेमोरी की बात करूँ तो ये डिवाइड होते हैं वेरियस पार्ट में एज देयर फंक्शनिंग। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके मेज़रमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये मेज़रमेंट मतलब क्या कैसे होता है। मेमोरी जो होती है ना, और कोई भी स्टोरेज डिवाइस हमारा हो गया, उसकी कैपेसिटी हमारी एक्सप्रेस होती है एज क्वांटिटी ऑफ बिट। मतलब मेमोरी और एनी स्टोरेज डिवाइसेस कैपेसिटी इज expressed in as quantity of bit or byte such as KB, MB, GB etc. मतलब जो भी स्टोरेज आप कंप्यूटर में कराते हैं उसको पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ के वे में, बिल्कुल अगर कोई भी स्टोरेज आप कोई भी डेटा आप स्टोर करा रहे हो उसको जनरली एक मतलब क्वांटिटी के वे में ही तो कराओगे, उसको कुछ क्वांटिटीज़ के वे में एक्सप्रेस किया जाता है। वो है आपकी KB, MB वगैरह। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स दी हुई हैं, ये टर्म्स ही आप लर्न करके चलिएगा, समझ के चलिएगा, क्योंकि जनरली इसमें से हमारे इक्विवेलेंट वैल्यू हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे 4 बिट हमारा 1 निप्पल के इक्वल हो गया, 8 बिट हमारा 1 बाइट के इक्वल हो गया, 1024 हमारा बाइट इज इक्वल टू 1 KB मतलब किलो बाइट के इक्वल हो गया, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB मेगा बाइट, 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगा बाइट, 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कैपेसिटी, यहाँ पे मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ कि स्टोरेज कैपेसिटी, ये कैपेसिटी क्या होती है। को कैपेसिटी हमारी जनरली होती है कि जो कितना अमाउंट का ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा कोई स्टोरेज डिवाइस स्टोर कर सकता है, कि कितना अमाउंट, मतलब कैसे जनरली कहते हो ना, आप डेली में भी यूज़ करते हो GB, KB, MB, इतने GB की वीडियो है, इतने MB का डेटा है, इतने KB की फ़ोटो है। तो इस टाइप के अकॉर्डिंग मतलब ये इतना इसमें स्टोर हो सकता है, इसमें स्टोर नहीं हो सकता, इसकी कैपेसिटी इतनी है, मतलब इतने अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन ये यहाँ से स्टोर करा सकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, और चलिए दोस्तों अब दोबारा हम मेमोरी की बात करते हैं। तो जनरली यहाँ पे दो बात समझ के चलिएगा कि जो हमारी एक मेमोरी है, एक मेमोरी हमारी जो है CPU से डायरेक्टली कनेक्ट होती है।
सीपीयू से हमारी डायरेक्टली कनेक्ट होती है, मतलब डायरेक्टली सीपीयू से डेटा को एक्सेस करती है, वो मेमोरी हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी। और एक हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती और डेटा को डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, वो मेमोरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी प्राइमरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है, इसको आप मेन मेमोरी भी क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो हमारी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और कुछ मेमोरी हमारी कनेक्ट नहीं होती, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। जनरली आपसे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को किसके कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा विदाउट प्राइमरी मेमोरी रन नहीं कर सकता। इस प्राइमरी मेमोरी को हमने फर्दर डिवाइड करे हुआ है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी एंड वॉलेटाइल मेमोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वॉलेटाइल मेमोरी हमारी क्या होती है? तो वॉलेटाइल मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है दोस्तों जिस मेमोरी में हमारा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब कि इसमें यहाँ पे हमारा डेटा हमारा फिक्स रहता है, मतलब परमानेंट बेसिस पर स्टोर होता है। जैसे कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे फॉर एग्जांपल, और बीच में आपकी लाइट चली जाती है, तो वहाँ आपका डेटा इरेज नहीं होता। जहाँ पर आपने डेटा रखा है, आपको पावर ऑन करने पर अपना डेटा वहीं मिलता है, तो वो होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। चलिए इसके फर्दर पार्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका ROM, मतलब रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, रीड ओनली मेमोरी अपने आप को ही डिफाइन कर रही है अपने नाम से, जिस पे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं, उसको आप कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब रीड ओनली मेमोरी इज मेमोरी दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन और डेटा विच ओनली बी रीड और डिस्ट्रॉय बट नेवर बी चेंज। वो मेमोरी जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता है और उस डेटा को आप सिर्फ रीड कर सकते हो या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर उसे रीड कर सकते हो, उसमें आप कोई भी चेंज उस मेमोरी में आप नहीं कर सकते। उस मेमोरी को आप क्या कहोगे? रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, जो ये रीड ओनली मेमोरी है ना, वो हमारी डिवाइसेस को टर्न ऑन करने के लिए भी यूज़ होती है, हेल्प करती है रीड ओनली में। जब भी हमारा डिवाइस ऑन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे जो हमारी मेमोरी यूज़ होती है, मतलब मेमोरी हेल्प करती है, वो हमारी मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी। जनरली आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को जब भी आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, ठीक है, वो ये तो मैंने आपको बता दिया, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो वहाँ पे टर्निंग ऑन में आपकी कौन सी मेमोरी यूज होती है? ROM। अब दोस्तों ये देखो, आप किसी कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हो या अपना मोबाइल ही क्यों ना ऑन कर रहे हो, वहाँ पर एक प्रोसेसिंग होती है, अंदर इंटरनल प्रोसेस हो रखा होता है ना, तो उस प्रोसेस को भी कोई टेक्निकल नाम दिया गया होगा, बिल्कुल, तो उसको नाम दिया गया है बूटस्ट्रैप और बूटिंग का। ये आप याद रखना, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जो इंटरनल प्रोसेस आपका हो रहा होता है ड्यूरिंग कंप्यूटर आप ऑन करते हो, उसको आप कहते हो बूटस्ट्रैप और बूटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन इंटरनल स्टोरेज, ब्रैकेट में मैंने लिखा है सिलिकॉन चिप ऑन मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इसको इंटरनल स्टोरेज क्यों कहा गया है ये समझिएगा। सिलिकॉन चिप ऑन मदरबोर्ड, देखिए कुछ इस तरीके से हमारी सिलिकॉन चिप दिखती है। ठीक है, जब भी आपका जो मदरबोर्ड होता है ना, वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उसी टाइम पे इस सिलिकॉन चिप को आपके मदरबोर्ड पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये आप खुद से इंस्टॉल नहीं करते सिलिकॉन चिप को, ये ऑलरेडी आपके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, जब भी आपका कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है ना, तो ये सिलिकॉन चिप आपके मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट सुनिएगा दोस्तों, बूटस्ट्रैप और बूटिंग में कौन सी मेमोरी हेल्प करती है? रोम। बूटस्ट्रैप और बूटिंग में जो मेमोरी हमारी हेल्प करती है वो मेमोरी हमारी होती है रोम। ठीक है, आगे देखिए, डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट और डेटा को इलेक्ट्रिक करंट
डेटा को और इंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने बोला था ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई की नीड नहीं होती। चलिए कुछ और जानने की कोशिश करते हैं सिलिकॉन चिप के बारे में। तो दोस्तों ये सिलिकॉन चिप जैसा कि मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड पर आपके ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी होती है, आप इसे खुद से नहीं करते। तो दोस्तों इस सिलिकॉन चिप के ऊपर पहले से ही कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही कुछ सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। उन सॉफ्टवेयर को आप बोलोगे फर्मवेयर। आई होप आपने ये नाम सुना होगा, फर्मवेयर। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो एक सिलिकॉन चिप रोम पर ऑलरेडी आपके इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, जनरली आपने जब भी आप कोई नया मोबाइल लेते हो या फिर कोई नया कंप्यूटर आप परचेज करते हो या लैपटॉप आप परचेज करते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐप्स आपकी ना, कुछ सॉफ्टवेयर आपके पहले से ही उसमें होते हैं। वो आप खुद नहीं डालते, वो आपके पहले से ही आपके सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर या मोबाइल में आपके पास आते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जैसे कोई म्यूज़िक का हो गया, प्लेयर आपने इंस्टॉल कर दिया या फिर VLC कुछ इंस्टॉल कर दिया या फिर कोई कुछ भी व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया और उसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके शेयरेबल हो गए। वो आपने खुद डाले, खुद आप शेयर कर रहे हो, खुद आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन कुछ पहले से ही इसमें जो सॉफ्टवेयर डले होते हो, ना तो आप उनको शेयर कर सकते हो ना ही आप उनको डिलीट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके मदरबोर्ड के सिलिकॉन चिप पर ये सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि रोम जो है रीड ओनली मेमोरी हमारी हेल्प करता है सिस्टम को बूटअप करने में, मीन्स बूटिंग में, डिवाइस को ऑन करने में। तो अब रोम पर और सिलिकॉन चिप पर भी तो कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा ना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बूटिंग के लिए यूज़ होगा ना, जो सॉफ्टवेयर बूटिंग के लिए हमारा यूज़ हो रहा होगा उस पर भी कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो बूटिंग के लिए यूज़ होता है, डिवाइस को ऑन करने के लिए यूज़ होता है उस सॉफ्टवेयर को, उस टाइप के फर्मवेयर को हम कहते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये भी कह सकते हो आप इसे। चलिए आगे इसके कुछ पॉइंट्स को फर्दर हम पढ़ देंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इनका ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले आपका आता है PROM, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसका क्या मतलब है कि इसमें आप केवल एक टाइम के लिए इसमें दोबारा रीराइट कर सकते हैं, ओनली वन टाइम के लिए। उसके बाद ये ROM बन जाएगा, मतलब सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। एक बार इसमें चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए EPROM, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि इस पर आप इरेज भी कर सकते हो और दोबारा रीराइट भी कर सकते हो। कब? जब यू गेट द एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग UV लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जब आपके पास होंगी तब आप इसमें इरेजेबल प्रोग्रामेबल मतलब इरेज और रीराइट कर सकते हो। जब किसकी प्रेजेंट में? UV की प्रेजेंट में। ठीक है, इसलिए आपको UV अल्ट्रा वायलेट रोम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी नाम से डिफाइन कर रहा है। आप इसमें चेंजेस कब कर सकते हो? जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पल्स आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमने वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वॉलेटाइल के बारे में। अब वॉलेटाइल में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जनरली अगर आपकी लाइट, आप काम कर रहे हो, आपकी लाइट चली जाती है तो वहाँ पे हमारा डेटा क्या होता है? इरेज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें आता है रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी विच वर्क विथ CPU टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस। बहुत ही कॉमन टाइप की मेमोरी है जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करने, होल्ड करने के लिए यूज़ होती है। तो जनरली इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मेमोरी में आप रीड और राइट कर सकते हो, जो भी डेटा लेना है या फिर जो भी डेटा आपका मतलब कर सकते हो, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे रीड ओनली मेमोरी में आप इसमें कुछ नहीं कर पाते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप रीड राइट मेमोरी में कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर डेटा इज प्लेस आफ्टर बीन इनपुट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज प्लेस इन इट टू बी रिटर्न टू आउटपुट डिवाइस। मतलब कि जो भी डेटा आपको लेना है और जो भी आउटपुट के बाद CPU को डेटा देना है,
ठीक है, मतलब लेने के लिए और देने के लिए, मतलब आउटपुट फाइनल देने से पहले और इनपुट के लिए जो हमारा डेटा यूज़ होता है, मतलब जो हमारी मेमोरी यूज़ होती है वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि सीपीयू जहाँ से डेटा लेगा और आउटपुट प्रोवाइड करने के बाद जहाँ पर डेटा को रखेगा उसके बीच में जो मेमोरी होती है वो होती है हमारी वॉलेटाइल, मतलब RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अलाउ डेटा टू बी रीड राइट क्विक टू रन एप्लीकेशन, मतलब डेटा को रीड राइट करने के लिए, मतलब जल्दी से फंक्शंस पे वर्क करने के लिए, हमारा एप्लीकेशन पे रन करने के लिए हमारे ये मेमोरी यूज़ होती है। अब देखिए हमारे इसके दो फर्दर इसको कैटेगराइज कराया गया है DRAM एंड SRAM में। DRAM हमारा होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस, मतलब कि यहाँ पे हमारा चेंजेस होता है। ऐसा रैम जो भी वर्क आप कंप्यूटर सिस्टम पर करते हो उसे करने के लिए बार बार रिफ्रेशिंग मांगता है। ठीक है, तो आप कभी इसे मतलब रिफ्रेशिंग मांगता है, जिससे कि मतलब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये ज़्यादा इसके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है, सिर्फ ये समझ लिए डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जहाँ पर आप चेंजेस करते हो और बार बार कंप्यूटर में डेटा को होल्ड करने के लिए रिफ्रेशिंग मांगता है, और यहाँ पे हमारा डेटा कई बार इरेज भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टैटिक मतलब फिक्स, जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कर रहे हो ना तब तक आपके कंटेंट को होल्ड कर रखेगा, स्टैटिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और इसमें देखिए कैश मेमोरी। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो मैंने आपको बताना चाहूँगी, जनरली आप अपने कंप्यूटर के साथ ना यूपीएस का यूज़ करते हो ना यूपीएस का यूज़। तो क्यों करते हो यूपीएस का यूज़? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, अचानक से आपकी लाइट चली जाती है, तो यूपीएस क्या होता है थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर को ऑन कर रखता है, ताकि जो आपने डेटा आप वर्क कर रहे हो, आप वो वर्किंग डेटा को आप अपने कंप्यूटर में सेव करा सके, ताकि आपको आपके डेटा का लॉस ना हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपकी लास्ट वन इज कैश मेमोरी। अब हमारी कैश मेमोरी क्या होती है? जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो काम करती है उसको आप कैश मेमोरी कहते हैं। इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो एक टेम्परेरी बेसिस पर डेटा स्टोर होता है, मतलब कि हर एक जो होता है कि इसमें बार बार एक्सेस करने से तो डेटा स्टोर होता है। जो आपने एप्लीकेशन को रिसेंट में यूज़ किया है ना, रिसेंटली फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार आप यूज़ कर रहे हो और रिसेंट में ही आपने यूज़ किया है, वो सारा डेटा आपका कैश में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे आपने रिसेंट में ही अपने मोबाइल में फेसबुक की ऐप खोली है, जो आपने पेजेस ओपन किए, ये सारा डेटा आपका कैश में जाके स्टोर हो जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि जो इसमें हमें ना रिकम्प्यूटिंग की नीड नहीं होती कि सीपीयू पहले वहाँ जाएगा मेन में, वहाँ जाएगा मेन में जाने से पहले ही वो कैश के पास चला जाता है, उसको कैश से ही वो डेटा स्टोर मिल जाता है अपना। मतलब कि इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता कि सीपीयू डायरेक्ट मेन मेमोरी के पास नहीं जाता, मेन मेमोरी से जाने से पहले वो कैश के पास जाता है, कैश मेमोरी को। देखो मैंने यहाँ पे फ्लो भी बनाया, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो कौन सी है, कैश मेमोरी। अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया वेयर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा इज स्टोर, डेटा स्टोरेज कैश मेमोरी कैन बी यूज इन further by accessing the cached copy rather than computing the original data। ठीक है, ओरिजिनल डेटा मतलब बहुत सारे बल्क डेटा में जाने से पहले वो अपने कैश में ही, जहाँ पे थोड़े से अमाउंट में डेटा स्टोर है, वहाँ पर देख लेता है। मतलब आप ये भी तो समझिए ना, अगर इसमें मैं एग्जांपल दूँ आपको, आप एक तो गोडाउन में जा रहे हो, गोडाउन में आपका बहुत सारा डेटा है पर्टिकुलर किसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, वहाँ आपको बहुत टाइम लगेगा सर्चिंग में। अगर एक जगह आप जा रहे हो जहाँ पे अपना मेन पॉइंट रखा हुआ है कि हाँ ये वाला यूज़र हमारा इस डेटा को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो आपको वहाँ से वो चीज़ फटाफट से मिल जाएगी, है ना। तो यही होती है आपकी कैश मेमोरी, जहाँ पे आपका टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। तो होप दोस्तों आपको ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको समझ आया होगा। अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे, आती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के बाद। धन्यवाद।